नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 16 जून 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ ये स्पेशल टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये स्मार्ट कोर्स प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 20 जून 2020 तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। हमारे देश में क्राफ्ट्समैन की पॉपुलेशन कितनी है? 16 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख लोग जो हैं वो क्राफ्ट्समैन प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। जब मैं आपको बताऊं हाईली स्किल्ड लोग, तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में हाईली स्किल्ड की जब बात करें तब हम डॉक्टर्स के बारे में सोचते हैं या फिर आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारा विज़न ही कुछ ऐसा हो चुका है या फिर सिस्टमेटिक तरीके से हमारा विज़न जो है उसको चेंज भी किया गया है कि हम जब हमारे जो हस्तकलाकार हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको हम हाईली स्किल्ड नहीं मानते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है। इनके पास जो नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है, वो शायद दुनिया में किसी के पास हो। उस पर्टिकुलर फील्ड की तो नॉलेज दुनिया के दूसरे देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मास्टर क्राफ्ट्समैन से उन्होंने ये कला सीखी है और ये कला जो है वो परंपरागत या फिर आप कह सकते हैं सदियों से एक सिस्टम जो है, एक पूरी काम करने की जो एक पद्धति है या फिर जो एक पूरा ऑपरेशन है, वो एक लंबे टाइम से चलता आया है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस और कितनी ब्यूटीफुली वो चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि ये जो मेहनत है उनकी, ये जो उनकी हाई स्किल है, उस हाई स्किल का जो रिटर्न है वो आज भी उनको उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। बीच में बहुत सारे मिडल मैन हैं। ये सारे लोग जो है, देखिए आर्टिस्ट जो होते हैं ना, आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट, बहुत कम आर्टिस्ट, मैंने अपने लाइफ में जितने भी आर्टिस्ट को पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिनकी मार्केटिंग स्किल भी अच्छी हो। वरना उनका जो मेन कोर है वो होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना या फिर एक कविता लिखना या फिर एक गीत लिखना। दे आर गुड इन दैट थिंग। लेकिन चीज़ों को बेचना जो है, चीज़ों को जो मीन्स मार्केट तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें शायद उनके पास ज़्यादातर लोगों को, जो मैंने देखा है, आर्टिस्ट की बात करें तो वो नहीं होती हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही यूनिक एक आर्ट है, उनके पास एक यूनिक स्किल है उनके खुद के पास। बट एनीवे, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इतनी सारी स्किल होने के बावजूद, इतना वन ऑफ द बेस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बेस्ट एक ऑपरेशन है, एक जो बेस्ट तरीका है, प्रोसेस जो है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको रिटर्न जो मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलता है। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आई एम नॉट श्योर आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट विथ यू गाइस। फैक्ट ये है कि एग्रीकल्चर के बाद, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण भारत की, रूरल इंडिया की अगर हम बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है ग्रामीण विस्तार में? एग्रीकल्चर। उसके बाद पता है नेक्स्ट नंबर 2 पर कौन है? टेक्सटाइल सेक्टर है नंबर 2 के ऊपर। तो आप समझिए कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर को हमने इम्प्रूव कर दिया, खास करके हमारी ही जो स्पेशलिटी है, हमारे गांव की जो स्पेशलिटी है, उसको अगर हमने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पहुंचा दिया और कंसिस्टेंटली वहां पर वो एक अपनी मार्केट जनरेट कर पाया, तो फिर आप सोचिए कि ये सारे लोग जो हैं, ये 16 मिलियन लोग, हमारे क्राफ्ट्समैन जो हैं, उनका जो पूरा जीवन है वो बदल जाएगा और उनके साथ साथ ग्रामीण विस्तार का भी जीवन जो है वो बदल सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वेस्ट बंगाल में गोल्ड एम्ब्रॉयडरी का जो एक आर्ट है वो आपको ग्रामीण विस्तार में ही देखने को मिलता है। और कहा यह जाता है कि ये बेसिकली ईरान में इसका जन्म हुआ, और उस टाइम पर जब ईरान से यहाँ पर एक ट्रेडिंग होती थी सल्तनत के टाइम पर, वहाँ के राजा जब यहाँ पर आए, तब ये सारी कलाएं जो है वो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुई और आज ये हमारे देश के
कला ही बनकर रह गई हैं। नवाबों के टाइम पर जो नवाब थे बंगाल के, तो बंगाल के नवाब इस पर्टिकुलर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी की जो एक पैटर्न है उसको, पैटर्न इन द सेंस एक जो ये हस्तकला जो है इसको सपोर्ट भी करते थे, उसको पेट्रोनाइज करते थे, उनको एक गवर्नमेंट का, उस टाइम की जो नवाब जो राजा थे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, राइट, तो उस टाइम की जो ये मोनार्की थी वो सपोर्ट भी करती थी। इंडिया इज रिप्लीट विथ विलेज वर्कशॉप्स लाइक दिस विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश के अलग अलग रीजन में अगर आप जाएं, एक ही स्टेट में आपको 4-5 ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, उससे भी ज़्यादा, मैं तो सिर्फ 4-5 बता रहा हूँ। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग खासियत है, तो ये सारी चीज़ें हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुँचानी चाहिए। ए सुपीरियर हैंडलूम प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट हैंडलूम प्रोडक्ट हमारे देश में पैदा किया जाता है, एस्थेटिकली अपीलिंग, उसको देखे भी अगर आप तो आपको ख़रीदने का मन हो जाए, ऐसी चीज़ें। इको फ्रेंडली होते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेंडली, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही कम पैसों में जो पैदा करता है वो बहुत ही कम पैसों में बेचता है, जो इसका ट्रेडिंग करता है वो इसमें बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले ऐसे लोग हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में ये पश्मीना और बहुत सारी हैं, पटोड़ा एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में या फिर बड़े बड़े शहरों में इनके शोरूम्स होते हैं और वहाँ पर हज़ारों में लाखों में चीज़ों को बेचते हैं। तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट हमारे गांव में पैदा होता है, लेकिन उसको हमें सपोर्ट देना होगा, सपोर्ट के बिना जो है वो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। और रिसेशन और ये सारी चीज़ें अराउंड द कॉर्नर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव वापस चले गए हैं, तो ये 16 मिलियन लोग जो हैं इसमें और ज़्यादा वर्कफोर्स भी ऐड हो सकती है। जब प्रोडक्शन इसका बढ़ेगा, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी, तब सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो और ज़्यादा लोग भी इसमें, तो जॉब जनरेट भी इसमें हो सकती हैं। क्या आपको पता है कि 200 साल पहले दुनिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल सप्लायर हमारा देश था। 1947 में हमारे देश की ऐसी सिचुएशन होगी, और आपको पता है कि ब्रिटिश राज में क्या हुआ, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन वहाँ के मशीन्स के, हमारी यहाँ की डिज़ाइन और वहाँ के मशीन्स के कपड़े जो हैं वो हम पहनने लगे। टेबल जो है वो टर्न हो गए। एक टाइम पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया के ऊपर राज करते थे, और ऐसा हो गया कि हम बाहर के कपड़ों से बहुत ही अट्रैक्ट होने लगे, और ये मशीन वाले जो कपड़े हैं वो बनने लगे, और हमारे जो ये हाथों से जो डिज़ाइनें बनती थी, हाथों से जो चीज़ें बनती थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फैशन में ही नहीं रही और वो चली गई, और इनका कहीं ना कहीं एक मृत्यु तो नहीं, लेकिन लेट्स से कोमा में चला गया ये पूरा बिजनेस, राइट, ये पूरा सेक्टर। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने इसके ऊपर जोर देने की शुरुआत की। हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो हेरिटेज क्राफ्ट है, उसको रिवाइव करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स की डिज़ाइन की, और एक विश्वकर्मा एग्जीबिशन, इसने काफ़ी सक्सेस डिलीवर किया है। विश्वकर्मा एग्जीबिशंस में क्या किया जाता है कि दुनिया के सबसे मशहूर जो शहर हैं, कैपिटल्स हैं, लंदन, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है लेकिन बड़ा सिटी है ऑफ कोर्स, तो न्यूयॉर्क है, बर्लिन है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, टोक्यो में, हर जगह पर विश्वकर्मा एग्जीबिशंस रखे गए। वहाँ के जो मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ पर भारत की ये जो हस्तकला और हमारी जो साड़ीज़ और पटोड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ है, इनका एग्जीबिशन किया गया, और धीरे धीरे ये इंटरनेशनल जो फैशन इंडस्ट्री है उनके ध्यान में भी ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने लगे। भारत का जो ये रिच ट्रेडिशन है, हैंडीक्राफ्ट जो हैं, वो दुनिया भर को धीरे धीरे, ये नई दुनिया जो है उनको पता चलने लगा। वर्ल्ड फैशन मैप में फिर से भारत जो है वो आ चुका है। इसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करना होगा। हमारे देश में जो मिडिल क्लास है, एफ्लुएंट मिडिल क्लास जो कहते हैं हम, पैसे वाले लोग जो हैं, तो वो भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदने लगे। उनके घरों में, उनके उनके त्योहारों में, त्यौहार इन द सेंस उनके जो मैरिजेस हैं एक्सेट्रा, पार्टीज़ में, तो वहाँ पर हमें इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो देखने को मिले। और आजकल तो बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी मीन्स फैशन में भी आ चुके हैं। एज वी ऑल नो कि जो पहले के जो राजा महाराजा शेरवानी, जोधपुरी एक्सेट्रा जो पहनते थे, तो आज शादियों में उनको पहना जाता है, और फिल्मों में इनका उपयोग होता है। फिल्मों में कोई एक डिज़ाइन आती है, फिर यही डिज़ाइन जो है वो फिर लोकल लेवल पर पैदा की जाती हैं, तो इससे भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनको जॉब मिल रही है, या फिर उनको काम जो है वो मिल रहा है। छोटी बड़ी वेडिंग्स में भी आज शेरवानी और ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉमन बात हो चुकी हैं, और बड़े बड़े मॉल्स में भी आपको ये सारी चीज़ें, बुटीक्स में, मॉल्स में, बाज़ार्स में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इज़न्ट इट।
तो प्रॉब्लम यह है कि अब कोविड-19 की वजह से रिसेशनरी ट्रेंड जो है वो अब बहुत दूर नहीं है, सिचुएशन काफ़ी ब्लीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम, सरकार जो है वो ख़ास करके इसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लान बनाए। ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो सामान है, हमारी जो हस्तकलाएँ हैं, उनका डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है। चाइना जो है, ये बनारसी साड़ी जो हैं, तो चाइना मशीन्स में ऐसी साड़ीज़ बना रहा है, वो ऑफ कोर्स डुप्लीकेट है, लेकिन जिनको पता नहीं है इसके बारे में, तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ऑफ कोर्स बनारसी साड़ी फेमस होगी, लेकिन जो रियल बनारसी साड़ी हैं वो नहीं, डुप्लीकेट वो बनाकर बेच रहे हैं और बहुत कम दाम में वो बेच रहे हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि भारत सरकार इसको एक नए लेवल पर ले जाए। राइट, दिस इज़ आवर ट्रू मेड इन इंडिया बाय हैंड ब्रांड। और मैंने आपको बताया कि कैसे कितने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद ग्रामीण विस्तार में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो ये है टेक्सटाइल क्षेत्र। और ये कुछ हाई क्लास प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के तौर पर बेच सकते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लोन वेवर। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि लोन वेवर का क्या होगा, इंटरेस्ट का क्या करेंगे। राइट, मोराटोरियम जो है उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन मांगा था 12 जून को। अब ये मैटर जो है वो 17 जून को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली है। बैंक्स ने अपोज किया है, जो रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनका क्लियरली अपोज किया है बैंक्स ने ये बताया कि इंटरेस्ट वेव कर देना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इससे बैंक्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स थे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के लोग थे। तो इसमें बैंक्स ने क्लियरली बताया है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बैंक की बातें भी लॉजिकल हैं। आरबीआई का एस्टिमेशन पता है कितना है कि सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लेट गो अगर बैंक्स करेगी तो बैंक्स को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 2 लाख करोड़ रुपीस, दिस इज ए वेरी बिग अमाउंट। दूसरी चीज़ जो बैंक ने बताई है, जो मुझे काफ़ी लॉजिकल लग रही है, वो ये है कि इंटरेस्ट हमने जो लोन दी है उनके ऊपर इंटरेस्ट में आप कह रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट कैंसिल कर दें। तो जिनसे हमने डिपॉजिट लिया है, जो डिपॉजिटर्स हैं, क्या उनको भी हम इंटरेस्ट पे ना करें? उनको तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। हमने जिनको लोन दी है उनके ऊपर आप इंटरेस्ट कट करने की बात करें तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, क्लाइमेट चेंज फॉर इंडिया। आप सोचेंगे तो ये तो जियोग्राफी वाला टॉपिक है, लेकिन इसको हम फाइनेंशियल सीरीज में डिस्कस क्यों करें? देखिए डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन कुछ ऐसी हमने ही कर दी है ह्यूमन बींग्स ने कि पहले जो क्लियर जियोग्राफी की चीज़ें थी, अब एक नया प्लांट अगर आप देखिए देश में, हमारे देश की ही बात करें कि अगर आप यूएसए से हैं, आप कोई 20 साल 25 साल को ध्यान में रखते हुए भारत में कोई अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप सोचेंगे कि सिर्फ वहाँ की पॉलिसीज़ जो हैं वो कैसी हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। इन्वेस्टर जो है वो ये भी सोचेगा कि क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर कितनी सीवियर, क्या किस प्रकार की हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो भारत के सामने बहुत बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली इसकी इम्पैक्ट होगी, फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगी, लोगों की हेल्थ के साथ जुड़े हुए प्रश्न खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फ्लड्स, बहुत सारी जगहों पर सूखा, बहुत सारी जगहों पर स्टॉर्म्स, बहुत सारी मुंबई और चेन्नई जैसे सिटीज़ में फ्लड्स और साइक्लोन्स के थ्रेट जो हैं, इसका भय जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी ने मिलकर बनाया है। इसमें बताते हैं कि हिमालयन रीजन जो है उसमें और ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से वहाँ पर बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। रेनफॉल की सिचुएशन भी डिसरप्ट हो चुकी है। हमारे देश में अब सिचुएशन ये हो गई है कि दिन की जो गर्मी होती है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है और रात में जो एक कोल्ड एनवायरनमेंट जो होता है, कोल्ड एक टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। दिन और ज़्यादा हॉट होते जा रहे हैं, रात जो है वो और ज़्यादा कोल्ड होती जा रही है। तो इसकी इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगी। हिमालयन की ही बात नहीं है, अगर आप हिंदू कुश हिमालय की बात करें या फिर जो काराकोरम हिमालयाज़ हैं वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बर्फ़ का जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है। और ये पूरा रीजन जो है, साउथ एशिया रीजन की बात करें तो ये पूरा साउथ एशिया रीजन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड है।
तो कितने सारे करोड़ों लोग, अरबों लोगों की जो लाइफ है उसके ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी और इसकी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी होगी। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हीट स्ट्रोक्स, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। एटमॉस्फेयर, ओशियंस, टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, लोकल मॉडल, ये सारी चीज़ों को, लोकल मॉडल का इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीज़ों को स्केल किया गया और उसके बाद पता चला है कि हीट वेव्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वार्म एक्सट्रीम्स है 1951 से 2015 तक गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। 86 के बाद जो वार्मेस्ट डेज जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और मॉनसून रेनफॉल जो है वो कम होते जा रहा है 1950 से। तो ये सिचुएशन है हमारे देश की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स में एक राइज हमें देखने को मिला है। जो कॉन्ट्रैक्शन था एक्सपोर्ट का, उसकी स्पीड कम हुई है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो दैट्स ए गुड न्यूज़। और गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि जून में भी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। Exports in May shrank 36.47% to $19.05 billion against 60% contraction in April. अप्रैल में 60% contraction था, मई में 36.47% ही contraction है। ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी कम हुआ है, $3.15 बिलियन। लास्ट टाइम इतना कम जो देखा गया था तो वो था 2016 में $2.18 बिलियन। मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा राइस, स्पाइसेस, आयरन और फिर ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ने काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है। और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का कहना ये है कि जो फर्स्ट वीक था जून 2020 का, उसको अगर आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें 1 जून से 7 जून 2019 के साथ, तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम ग्रोथ 5.03 बिलियन था, एक्सपोर्ट्स जो हैं टोटल इतने थे, और 1 जून से 7 जून 2020 में रजिस्ट्रेशन हुआ है $4.94 बिलियन एक्सपोर्ट का, तो दैट्स नॉट दैट बैड। लास्ट आइटम है एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 20 जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एनबीएफसीज के साथ एक रिव्यू मीटिंग की और इसमें जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसका रिव्यू किया। सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज देबाशीष पांडा और सिडबी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि इस मीटिंग में एक रिव्यू किया गया और गवर्नमेंट ने ट्विटर के माध्यम से ये बताया है कि टोटल 29,490.81 करोड़ की लोन को सैंक्शन किया गया है, ग्रीन सिग्नल दिया गया है, और उसमें से 14,690.84 करोड़ को ऑलरेडी डिसबर्स कर दिया गया है, यानी कि ये पैसे जो हैं वो दे दिए गए हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। और इसी के साथ ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो कमिटमेंट है उसको लेकर काफ़ी सीरियस है कि 100% क्रेडिट स्कीम जो है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, वो एमएसएमई को प्रोवाइड करनी है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।